4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर भाजपा के महामंथन से जुड़ी है। भाजपा के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष आने वाले चुनाव को लेकर लखनऊ में लगातार बैठकें कर रहे हैं और भाजपा की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। दूसरी खबर धर्मांतरण के मामले से जुड़ी है। इसमें एटीएस ने कार्रवाई तेज कर दी है और कई गिरफ्तारियों के बाद ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। तीसरी खबर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की है, जो कि लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि चौथी खबर कानपुर नगर निगम की है, जहां पर फिर से निगम के पार्षद और अधिकारी आमने सामने आ गए। चलिए विस्तार में बात करते हैं। भाजपा के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। यहां पर वो थोड़ी देर में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में मंत्रियों को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बीएल संतोष के साथ साझा करनी होगी। यानी मंत्री अपने कामकाज का ब्यौरा सौंपेंगे और इसी रिपोर्ट के आधार पर उनका आगे का भविष्य तय किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि बीएल संतोष अपने दौरे के दूसरे दिन भी लगातार बैठक करके सियासी हालात का मुआयना कर रहे हैं। बीएल संतोष की इन बैठकों में संकल्प पत्र को लेकर भी भाजपा नेताओं और संघ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और थोड़ी ही देर में प्रदेश के मंत्रियों के साथ भी बीएल संतोष बैठक करेंगे और उनसे भी राज्य में पनप रहे राजनीतिक समीकरणों पर फीडबैक लेंगे। तो भाजपा का महामंथन जारी। बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन, थोड़ी देर में मंत्रियों के साथ बैठक का आगाज होगा। रिपोर्ट कार्ड वो लेंगे मंत्रियों से। पहली दौरे में भी उन्होंने मुलाकात की थी, मंत्रियों से अलग अलग मिले थे। फिर से वो मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में उनसे रिपोर्ट कार्ड लेंगे और इस बातचीत का असर होगा मंत्रियों के भविष्य पर, कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में। और एक बड़ी खबर इसी बीच में आ रही है। बीएल संतोष के बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी भी शाम 5 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। बड़ी खबर, बीएल संतोष जो बैठकें कर रहे हैं उसमें हिस्सा मुख्यमंत्री भी लेंगे। शाम को 5 बजे वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय शाम के 5 बजे पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए। थोड़ी देर में मंत्रियों के साथ बैठक शुरू करने वाले हैं बीएल संतोष और शाम को 5 बजे इसी बैठक का हिस्सा बनने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, बीजेपी मुख्यालय लखनऊ से। उनके पास तमाम ताजा जानकारियां हैं। अनुभव बताइए, इस वक्त का सबसे ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, बिल्कुल अभी बीएल संतोष जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन है वो हैं, राधा मोहन सिंह यूपी प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ सुनील बंसल भी मौजूद है। और ये बैठक जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है पार्टी के 6 क्षेत्रों में बीजेपी ने बांटा हुआ है, उनके साथ बैठक चल रही है। 11:30 बजे शुरू हो गई थी। एक सेशन हुआ है कि कैसे 2022 के चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किन किन कार्यक्रमों को लेकर, किन किन चीज़ों को लेकर जनता के बीच बीजेपी जाएगी और कैसे कैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। अब किस तरीके से वैक्सीनेशन होना है, इस पर चर्चा हो रही है। यानी 2 सेशन रखे गए थे, एक बजे तक था, एक उसके बाद फिर 2 से 4 हो रहा है। तो जब ये ख़त्म होगा उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उनके सरकार में जो उनके सहयोगी हैं, तमाम मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा टीम है वो भी भीतर मुआयना करने के लिए पहुँची और यहाँ जो पार्किंग के लिए जो गाड़ियां खड़ी थी सांसदों की, पदाधिकारियों की, उनको यहाँ से हटाया गया है क्योंकि अब मुख्यमंत्री की फ्लीट यहाँ पर आने वाली है थोड़ी देर में। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद बीएल संतोष रिपोर्ट कार्ड लेंगे सरकार के जो मंत्री हैं उनसे कि उन्होंने क्या कुछ किया। 4.5 साल हो गए। कौन कौन से मंत्री अनुभव, कौन कौन से बड़े चेहरे मंत्रिमंडल के आने वाले हैं इस मुलाकात के लिए? अनुभव, उन चेहरों के बारे में जरा बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा जो कैबिनेट मंत्री वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी मंत्री जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक तरीके से हम देखें तो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ बीएल संतोष के साथ बैठक में रहेगी। हालांकि कल भी एक बैठक हुई थी जो कोर टीम है बीजेपी की, जिसमें बीएल संतोष है, सुनील बंसल है, स्वतंत्र देव सिंह है, राधा मोहन सिंह है,
मुख्यमंत्री आवास पर वो भी बैठक हुई थी, दोनों डिप्टी सीएम भी थे, 3.5 घंटे तक वो बैठक चली थी। कई मुद्दों पर उसमें भी चर्चा हुई थी। अब जब बैठकें हो गई हैं, लगातार हम बैठकें देख रहे हैं कि बीजेपी की 1 महीने से हो ही रही है। ठीक है अनुभव, ठीक है, आप बिल्कुल लगातार बैठकें हो रही है, लगातार बैठकें हो रही है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के तमाम सहयोगी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अनुभव शुक्ला हमारे साथ दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद अनुभव, लेकिन हमारे साथ बने रहिए आप, हम आपसे आगे भी अपडेट हासिल करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए, वहां पर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और उनकी बहू को आशीर्वाद दिया। कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हुई और इसके बाद नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे पहली बार मुख्यमंत्री इन 4.5 वर्षों में। राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की बैठकों का दूसरा दिन है। पार्टी दफ्तर में जहां एक तरफ बैठकें चल रही, तो वहीं आज दोपहर के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 कालिदास मार्ग, ये जो आवास है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, यहाँ पहुँचे और यहाँ तकरीबन आधे घंटे तक वो रहे। दरअसल कोरोना की जब सेकेंड वेव आई, तब केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का विवाह हुआ और तब केवल परिवार के लोग ही शामिल हुए। ऐसे में आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे, नव दंपति को उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने संघ के कुछ बड़े पदाधिकारियों को भी लंच पर इनवाइट किया था, वो लोग भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी नव दंपति को आशीर्वाद दिया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी पहुँचे थे और कृष्ण गोपाल जी भी यहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा जो क्षेत्र प्रचारक हैं, जो प्रांत प्रचारक हैं, अनिल जी, कौशल जी, वो भी यहाँ मौजूद थे और कई संघ के पदाधिकारी भी थे। अब बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का पूरा फोकस सरकार संगठन के बीच सामंजस्य बनाकर 2022 के चुनाव में अपनी रणनीति को सबसे बेहतर करने की है और इन चुनाव में सबसे आगे रहने की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट हमने आपको दिया। वापस अनुभव के पास चलेंगे, लखनऊ, वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर मौजूद हैं। अनुभव, ये दूसरा दिन है बीएल संतोष के दौरे का और आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के तमाम सहयोगी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये समझा जाए कि ये सभी लोग एक साथ बीएल संतोष के साथ मुलाकात करेंगे। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। ये नंद गोपाल नंदी जो है कैबिनेट मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखिए बैठकों का सिलसिला, हम कहें तो मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नंद गोपाल नंदी जो है वो पहुँच चुके हैं पार्टी कार्यालय और तमाम और जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो भी अभी यहाँ पर पहुँचेंगे। फिर मुख्यमंत्री भी 5 बजे पहुँचेंगे। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये लगातार अब कोशिश यही है कि 2022 का विधानसभा चुनाव किस तरीके से बीजेपी किन रणनीति को अपनाएगी, क्या रोड मैप होगा, इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। और जब आज मंत्री रहेंगे, देखिए इससे पहले भी जब बीएल संतोष 2 जून को गए, उससे पहले उन्होंने जब बैठक की तब मंत्रियों को भी बुलाया था, कई मंत्री आए थे, तब 17 मंत्री आए थे और उनसे भी फीडबैक लिया था। आज जो बैठक हो रही है, आज मुख्यमंत्री भी उस बैठक में रहेंगे, तो मंत्रियों ने क्या कुछ काम किए, विभाग में क्या कुछ काम हुआ 4.5 साल में, एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड भी बीएल संतोष लेंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड ही एक आधार होगा 2022 में विधानसभा चुनाव का टिकट पाने के लिए, ना केवल मंत्रियों के लिए बल्कि विधायकों के लिए भी, क्योंकि 1 साल से संगठन ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है सभी विधायकों की पार्टी के, और वो रिपोर्ट खासी मायने रखती है 2022 के विधानसभा चुनाव में। उसी रिपोर्ट के आधार पर टिकट देगी बीजेपी और जिसका रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर नहीं होंगे, अच्छी उपलब्धियां नहीं होंगी, तो वो ये सोचे कि आगे 2022 में उसके लिए टिकट पाना तो मुश्किल ही है। ये एक बड़ा पैमाना होगा राजेंद्र। बिल्कुल 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 अनुभव, आप बता रहे हैं कि तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग, ये सब क्या एक साथ बैठेंगे? बहुत संक्षेप में उत्तर दें। देखिए बिल्कुल, अब तो यही माना जा रहा है कि जब सभी लोग एक साथ ही बैठेंगे और एक साथ ही ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि यही स्थिति समझ में आ रही है कि सब लोग एक साथ बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है लखनऊ से। धर्म परिवर्तन मामले पर बड़ा अपडेट। 1 हफ्ते के रिमांड पर भेजे गए आरोपी। एटीएस के रिमांड पर आरोपी उमर गौतम और जहांगीर दोनों से अवैध फंडिंग पर पूछताछ होगी। व्यक्तिगत और संस्था के बैंक खातों पर पूछताछ होगी। तो रिमांड पर भेजे गए 1 हफ्ते के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद कोर्ट के द्वारा और एटीएस इनसे संस्था के बारे में बात करेगी। जो संस्था है इनकी, उसके बैंक खातों के बारे में, उसको हो रही फंडिंग के बारे में, कतर से फंडिंग हो रही है, आईएसआई भी इन्वॉल्व है, इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई। एटीएस की पूछताछ का यह विषय भी होगा। धर्म परिवर्तन मामले पर बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एटीएस को 1 हफ्ते की रिमांड मिल गई है दोनों ही आरोपियों की, आरोपी उमर गौतम और जहांगीर की। बड़ी खबर, दोनों से अवैध फंडिंग पर पूछताछ होगी। आरोपी उमर और जहांगीर एटीएस के रिमांड पर हैं। 1 हफ्ते की रिमांड दी है इन्हें कोर्ट ने। अब 1 हफ्ते में एटीएस इनसे पूछताछ करेगी, इनकी संस्था के बारे में, धर्म परिवर्तन की इनकी साजिशों के बारे में और इनको हो रही फंडिंग के बारे में। फंडिंग, इनके संस्थान और इनकी कार्यप्रणाली पर बात होगी। एटीएस की इनसे पूछताछ होगी। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, कोर्ट ने 1 हफ्ते की रिमांड दे दी है, प्रमुख बातें क्या होंगी, पूछताछ कहां होगी इनसे? जी राजन, देखिए रिमांड मिल गई है, 7 दिन की रिमांड मिली है और थोड़ी ही देर में इनको एटीएस की टीम जेल से लाएगी और इसके बाद एटीएस मुख्यालय में ही इनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इनको ले जाया जाएगा, कुछ चीजें वेरीफाई करानी है, कुछ चीजें तस्दीक करानी है। हो सकता है इनको जो दिल्ली में इनका ऑफिस है, जो जहाँ से गतिविधियां सारी संचालित हो रही थी, इस्लामिक दावा सेंटर, वहां पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहां से बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं। लेकिन अभी और कुछ चीजें भी बरामदगी होनी है। इसके अलावा जो 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था इन लोगों ने, उसमें से बहुत सारे लोगों का सामने आना बाकी है। इनसे पूछताछ की जाएगी कि और कौन कौन से लोग हैं। इसके अलावा जो जितने नाम अभी पता चले हैं और जितने लोगों को एड्रेस मिले हैं, जिनके फोन नंबर मिले हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। पिछले 2 साल से चूंकि ये लगातार इस विषय पर काम कर रहे थे, धर्मांतरण करा रहे थे, इसलिए बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। 1000 से ज्यादा भी संख्या है ये, तो इसके बारे में जानकारी लेगी। इसके अलावा जो फंडिंग है, विदेशी फंडिंग, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एटीएस का यही है जो विदेशी फंडिंग हुई है। आपको बता दें कि जो कानपुर का लड़का है जो वापस आया है, साउथ के किसी स्टेट में था, वो वापस आया है, उसने बताया है कि उसको हर महीने खाते में 7,000 रुपए उसके भेजे जाते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पूछताछ होगी 1 हफ्ते तक। इधर देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध का अनूठा रास्ता अपनाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घोड़े और तांगे पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों सपा कार्यकर्ता घोड़े और तांगे पर बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आगरा की है। यहां पर मूर्ति पुनर्स्थापना की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर बांदा से है। यहां स्थानीय युवक से परेशान और पुलिस के सहयोग न करने पर एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। बांदा मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जो पानी की टंकी है उस पर चढ़कर महिला ने घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। 2 तस्वीरें, आगरा और बांदा की 2 तस्वीरें। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मूर्ति पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। और आइए अब आपको एक एक कर इन दोनों खबरों की पूरी जानकारी देते हैं। आगरा में एडीए ने 16 जून को थाना नाई की मंडी स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से अतिक्रमण हटाया था। इसी दौरान एडीए के अधिकारी मूर्ति भी ले गए थे और अब हिंदू संगठन ने मूर्ति फिर से स्थापित करने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर जिला मुख्यालय पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की गई। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं आगरा से आपकी स्क्रीन पर। और इधर बांदा में महिला इसलिए पानी की टंकी पर चढ़ गई क्योंकि वो एक युवक से बहुत परेशान हो चुकी थी। यहां तक कि पुलिस भी मदद नहीं कर रही थी। मामला कमासन कस्बे का है। आरोप है कि एक व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसे परेशान करता है। इसके चलते वो अपने घर पर सुकून से नहीं रह पा रही थी। पुलिस से शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वो पानी की टंकी पर चढ़ गई। कुछ देर बाद पुलिस ने महिला को आश्वासन देकर नीचे उतारा। अरे आ जाओ।
नीचे आइए तो हम आपकी समस्या सुनी जाएगी, तभी तो आपकी समस्या निस्तारित होगी। इधर मेरठ में थाना सदर बाजार क्षेत्र के बेगमपुर चौराहे का भी एक शराबी का हाई वो ड्रामा दिखाई दिया। शराबी ने नशे की हालत में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के बेगमपुर चौराहे का नशे में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। मेरठ में पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और एटा में सपा नेताओं के फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चल गया। प्रशासन ने भी कई जगहों को चिन्हित किया है और भी कई जगहों को चिन्हित किया है। आपको बताएं कि एटा में सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव के नेशनल हाईवे 91 पर मौजूद फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चला है। मौके पर कई पोकलेन मशीनें और जेसीबी मौजूद हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप, कैसे बुलडोजर चला, कैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। एटा की तस्वीर। समाजवादी पार्टी के नेताओं के फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चला। और ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक बार फिर प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की। इस बार प्राधिकरण ने इमारतों को ध्वस्त करने का काम शुरू किया है, जिन्हें 17 जुलाई 2018 की घटना के बाद जांच में अवैध घोषित करके सील कर दिया गया। शाहबेरी के उन अवैध निर्माणों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिसे उसने सील किया था। इस वक्त हम शाहबेरी के उस अवैध इमारत में मौजूद हैं, जहां पर प्राधिकरण द्वारा लगाई गई लेबर से इमारत तोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस अवैध निर्माण को तोड़ने का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा शाहबेरी है और यहाँ पर कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनको प्राधिकरण ने सील किया है और उनको अब ध्वस्त करने की कार्रवाई प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राधिकरण द्वारा लगाए गए लेबर से ये अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। और इस ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है लगातार जारी है। और आपको बता दें कि ये कार्रवाई क्यों हुई। सन 2018 को शाहबेरी में 2 इमारतें भरभरा कर गिर गई थीं, जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी के बाद प्राधिकरण और प्रदेश सरकार हरकत में आई और शाहबेरी में जांच कर उन अवैध निर्माणों को सील किया गया जो इनलीगल तरीके से बनाए गए थे। और उसी के बाद अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है कि जो भी बिल्डर दोषी थे और जो भी इमारत उनकी अवैध निर्माण के जरिए तैयार की गई थी, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और ये बड़ी कार्रवाई प्राधिकरण की मानी जा रही है, क्योंकि इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो बिल्डर खेमा है वो काफी ज्यादा खौफजदा है। और प्राधिकरण की भी यही मंशा है कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की शाहबेरी तैयार करने वाले बिल्डरों में एक खौफ बैठे। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। इस रिपोर्ट के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में तीर्थ पुरोहित से हुई बर्बरता को लेकर अब तीर्थ पुरोहितों ने आवाज बुलंद की। मथुरा और वृंदावन में तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर देशव्यापी आंदोलन चलाने की भी बात कही। तीर्थ पुरोहितों का अपमान, तीर्थ पुरोहितों का अपमान, तीर्थ पुरोहित एकता जिंदाबाद, तीर्थ पुरोहितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तीर्थ पुरोहितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तीर्थ पुरोहितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तीर्थ पुरोहितों का अपमान, तीर्थ पुरोहित एकता जिंदाबाद।
इधर श्रावस्ती में आज बड़े मंगल के मौके पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, लेकिन यहां पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क के सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए, जिन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की, कोई शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया। किसी के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सपा दफ्तर पर इस भंडारे का आयोजन हुआ, लेकिन कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। बड़े मंगल के अवसर पर अमंगल को आमंत्रित करते दिखाई दिए ये लोग। और बिजनौर में भारी बारिश के बाद से बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। गंगा के बड़े जलस्तर की वजह से बिजनौर के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी की चपेट में आ गए और अब तक ये बाढ़ 2 लोगों की जिंदगी निकल चुकी है। पहला मामला एक किसान के डूबने का सामने आ रहा है, जबकि दूसरा मामला एक बच्चे का है जिसके डूबने की वजह से मौत हो गई। और आपको ये भी बताएं कि खास तौर से बिजनौर के गंगा नदी के किनारे के इलाके इस वक्त दहशत में, जहां पर कई जगहों पर 5 फीट तक पानी पहुंच चुका है। वहीं एसडीआरएफ और पीएसी के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और आज से गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में गंगा जल पानी की सप्लाई बंद रहेगी। पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गंगा वाटर लाइन में सिल्ट बढ़ गई है और सिल्ट बढ़ने के कारण कैनाल को बंद कर दिया गया है। इसी वजह से गाजियाबाद में 2 दिन के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। परेशानी हो सकती है गाजियाबाद के नागरिकों को। गंगा वाटर लाइन में सिल्ट बढ़ी है, उसकी सफाई की जाएगी, तब तक ये सप्लाई बंद रहेगी। गाजियाबाद में ट्रांस हिंडन क्षेत्र में यह सप्लाई बंद रहेगी। जैसा कि सिंचाई विभाग द्वारा कल अवगत कराया गया है कि दिनांक 18 को अपर गंगा कैनाल में एक्सेस सिल्ट आ जाने की वजह से अपर गंगा कैनाल को हरिद्वार से बंद कर दिया गया है, जिसका प्रभाव हमारी वाटर सप्लाई पर भी पड़ सकता है। आज शासी अभियंता से बात हुई सिंचाई विभाग में, तो उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि संभवतः यह नहर कल प्रारंभ हो जाएगी, कल रात तक। तो इस जो हमारी 18 तारीख को कैनाल बंद हुई है, इसका असर हमारे प्लांट पे संभवतः आज रात या कल दिखाई देगा और जो हमारी जलापूर्ति है वो 2 दिन के लिए बाधित रह सकती है। अब खबर लखीमपुर खीरी से है। यहाँ पर जामुन बीनने पर 2 बच्चों को सजा मिली। इन दोनों बच्चों को पहले जमकर पीटा गया और फिर घंटों पेड़ से बांध दिया गया। बच्चों की मां ने जब पुलिस को बुलाया तब बच्चों को आजाद किया गया। थाना मोहम्मदी इलाके के गेहुआ गांव का मामला है। जामुन तोड़े थे सर। गांव के रहने वाले 2 11 वर्षीय लड़के गांव के बाहर एक जामुन के पेड़ के नीचे जामुन बीनने गए थे, जहां पर उसी गांव के रहने वाले कैलाश के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और उनको पेड़ से बांध दिया। बच्चों की माताजी के द्वारा जब पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई तो अभियुक्त मौके से भाग गया।